नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती सभी लोगों के सामने आ चुकी है और वो है कोरोना। लगातार वहां पर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके बाद सरकार की चिंता बढ़ी है। साथ ही साथ कई तरह की जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उस बात को लेकर भी वाकई में सरकार चिंतित है कि क्या चुनाव से पहले तमाम तरह की पाबंदियां रैलियों जनसभाओं पर लगा दी जाए। क्या लॉकडाउन की तरफ उत्तराखंड बढ़ रहा है? कोरोना से कैसे बचा जाए? कोरोना की किस तरह के हालात हैं? क्या इस तरह के हालात में चुनाव कराया जाना संभव है, सही रहेगा, या फिर क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में पिछले 72 घंटे में लगभग 700 के करीब कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ चुके हैं। सरकार जनहित का ध्यान रखते हुए सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है ताकि कोरोना संक्रमण आगे न बढ़ सके। ये चुनावी रैलियां अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर का काम करने में सक्षम है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग से यह निवेदन है कि वो पूर्णतः प्रतिबंधित करे इस किस्म की सभी चुनावी रैलियों को, सभी पार्टी की रैलीज को। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की माने तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने पूर्व की स्थितियों से कोई सबक नहीं लिया और अब भी सरकार अस्पताल में इंतजाम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब उन्हें सरकार पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भरोसा है। इसका संज्ञान मैं चाहता हूं कि स्वयं चुनाव आयोग ले। सरकार पर यह भरोसा हम नहीं कर सकते कि सरकार निष्पक्ष होकर कोई गाइडलाइन तय कर सके। सरकार एक पक्षीय अपने हित में, अपने जिस पार्टी की ये सरकार है उस पार्टी के हित में सोचती है, और ऐसे में हम चुनाव आयोग से ही ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष गाइडलाइन तैयार करे। उत्तराखंड सरकार भी बढ़ते कोरोना से परेशान है और उत्तराखंड में जनता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर वो कदम उठा सकती है जो जरूरी है। सरकार इसको लेकर सतर्क और सरकार बड़ी गंभीरता से इस पर ध्यान रखी है। और हम जो हर स्थिति में सरकार की नजर है, और अगर थोड़ी भी स्थिति हमको बिगड़ती हुई दिखाई दी तो निर्णय लिया गया कि सख्त से सख्त कदम उठाने में हम गुरेज नहीं करेंगे। और आज कैबिनेट बैठक में इसमें चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी निर्णय पर हम लोग आएंगे। क्या लॉकडाउन जैसी मैंने आपसे कहा ना, कैबिनेट में चर्चा होनी है। कैबिनेट एक सामूहिक चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाए। उत्तराखंड में जिस तेजी के साथ कोरोना ने एक सप्ताह में रफ्तार पकड़ी है, उसे सरकार और विभाग दोनों की नींद हराम हो चुकी है और यही वजह है कि अब सरकार लॉकडाउन लगाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो 72 घंटे के अंदर 700 से अधिक केसेस और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं, जिस पर विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पिछला जो अनुभव है कोरोना को लेकर उत्तराखंड में, सरकार उसे किसी तरह की कोई सीख नहीं ले पाई है। सरकार अस्पताल में जिस तरीके का इंतज़ाम होना चाहिए, उन इंतज़ामों को लेकर सरकार की बहुत ही लचर व्यवस्था है। ये तमाम ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि जिस तरह से कोरोना की चुनौती बढ़ी है, इस चुनौती को देखते हुए सरकार चिंतित है और ज़रूरत अगर पड़ी तो जिस तरीके से भी कोरोना कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी, उस तमाम तरह के मापदंड पर सरकार अलग अलग तरीके से फैसले ले सकती है। तो क्या एक बड़ा सवाल है कि क्या लॉकडाउन की तरफ उत्तराखंड बढ़ता दिख रहा है, या फिर उससे पहले ही सरकार की जो तैयारियां होंगी उसका असर दिखेगा प्रदेश में। दरअसल अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर भी लगभग 500 से अधिक केसेस आए हैं। आज की ही अगर बात करें तो 300 से अधिक केसेस दर्ज किए गए हैं। तो चुनाव से पहले दरअसल उत्तराखंड में कोरोना जिस तरह से डराने लगा है, इसे देखते हुए बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, इस बात से सहमत है कि कोरोना के बढ़ते मामले दरअसल बहुत ही चिंता कर देने वाले हैं। लेकिन सिर्फ चिंता करने से काम चलेगा या फिर कुछ तैयारी भी होगी? चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश गौड़ जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। दिनेश गौड़ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके बाद रविंद्र आनंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है।
और बीजेपी की भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले हम आते हैं, इस वक्त हमारे साथ दिनेश गौड़ जी हैं। दिनेश गौड़ जी, देखिए चिंता बढ़ रही है उत्तराखंड में। अगर इसी रफ्तार से कोरोना बढ़े तो क्या चुनाव और क्या इंतज़ाम, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और ये तमाम जो मुद्दे हैं, अब जो तमाम मुद्दे आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, सारे मुद्दे साइडलाइन चले जाएंगे और सबसे बड़ा मुद्दा जो है कोरोना बन जाएगा। मुझे तो लगता है बन चुका है वो। देखिए, मैं ये पूरा हिंदुस्तान कि जिस तरह से कोरोना के केस अचानक बढ़ रहे हैं, और मेरा तो हमारे कांग्रेस का बिल्कुल स्टैंड है कि अगर इस तरह की कोई घटना दोबारा होती है, क्योंकि हम लोग पहले भुक्तभोगी में एक बार हम इसको भुगत चुके हैं, और बिल्कुल सरकार चाहिए कि इसमें बिल्कुल कोई कोताही न बरते। और इसमें जैसे अब विदेशों में बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, काफी एडवांस है, हर जगह जो है आप जो रैली पे रैली कराए जा रहे हैं। अभी मोदी जी की रैली होनी है, हल्द्वानी में भी हुई, जबकि इस पे एक बार पहले भी डिबेट हो चुकी है। मैं पहले भी इसमें बोल चुका हूँ एक बार। हमने ये कहा था कि आप जो बड़ी बड़ी रैली होनी है इनको आप रोक दीजिए, तो लेकिन जानबूझ के हल्द्वानी में प्रधानमंत्री जी की रैली हो गई है। 10 तारीख को फिर अभी यूपी में आप लोग भी तो कह रहे हैं दिनेश जी, है। आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसे इस तरह से आरोप लगाना ठीक नहीं है कि आप लोग की नहीं, रैलियां नहीं हो आपने रही, तो- राहुल गांधी की रैली नहीं हुई। क्या प्रियंका गांधी वाली नहीं, रैली राहुल जी के की बारे जब में कुछ रैली हुई बोलेंगे? थी, क्या मैं कैंसिल हो गई वो? मैं आपको बता दूं, अल्मोड़ा में राहुल जो उनकी जनसभा होगी कैंसिल हो गई या नहीं हुई अभी तक? नहीं, आप मैं बताऊं आपको, राहुल जी की रैली जब हुई थी तब उस समय तक ओमिक्रॉन का इतना बड़ा न तो कोई खतरा सामने आया था, न इतने बड़े केस कोई आए थे। लेकिन मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि रैलियां अगर रुकनी है तो सबकी रुकनी चाहिए। ये नहीं कि आप अलग अलग मानक हो, सरकार सत्तारूढ़ दल के लिए अलग मानक हो, उनकी रैलियां नहीं बढ़ जाए फिर लगे उसमें कोरोना नहीं आया। बल्कि हम तो ये बात, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि पूरे देश को बंद करने से अच्छा है कुछ एयरपोर्ट्स पे सख्ती बरती जाए। ये ओमिक्रॉन को हिंदुस्तान का कोरोना नहीं है, हिंदुस्तान का वायरस नहीं है, ये साउथ अफ्रीका से जो बताया गया कि साउथ अफ्रीका से आया है। क्यों नहीं फिर आपने एक बार फिर वही गलती कर दी जो एक बार आप पहले भी कर चुके हैं। आप ट्रंप की जो एक वहां पे गुजरात में होनी थी, प्रधानमंत्री जी के साथ एक जो रैली हुई थी, बहुत गहरी नींद में थे क्या दिनेश गौड़ जी? नहीं एकदम से गहरी नींद में अचानक नहीं, मैं नींद वही टूटी बता है रहा हूं। आपकी। फिर पूछ फिर रहा एक हूँ बार क्या वही गलती बता हो रहे गई हो, है। क्या है ना, ट्रंप की रैली पता नहीं मोदी की रैली क्यों करवाई गई? नहीं। भाई साहब, आप लोगों ने भी तो किया। आपकी रैली मेरा कहने का मतलब ये है- अल्मोड़ा वाले पर दिनेश गौड़ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों आप लोग 9 जनवरी वाली रैली का क्या हुआ बताइए? आप जो इतना ज्ञान दे रहे हैं मुझे, इतना जो ज्ञान दे रहे हैं दिनेश गौड़ जी, एक ज्ञान मुझे ना 4 दिन पहले से पता था। मैं आपसे एक ज्ञान लेना चाह रहा हूं कि अल्मोड़ा वाली रैली पे क्या कहेंगे? आप लोग कैंसिल किया? अगर नहीं किया तो ये सवाल मत उठाओ, किया या नहीं किया बताइए। जो रैली वहां है जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए, क्या वो कैंसिल कर नहीं सकते थे? प्रधानमंत्री जी एक अच्छा उदाहरण पेश करते, और अगर वो कहते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात सब मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के अच्छी बात है प्रधानमंत्री दिनेश हैं। गौड़ जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप लोग अगर वही आप लोग अगर आप हमारा लोग वो अगर कहते आप हैं- लोग अगर आप लोग इतना ही सूचना विहीन रहोगे और ऊपर से प्रदेश है ना, प्रदेश पार्टी के प्रवक्ता कहलाओगे, तो बहुत ही, मुझे कहते हुए बहुत ही खराब लग रहा है कि नहीं, दिनेश या गौड़ तो जी आप मेरी लंबी बात नींद समझ से नहीं उठे रहे हैं, हैं। सुन लीजिए मेरी बात, या तो लंबी आप नींद मेरी से बात उठे समझ नहीं रहे हैं। हैं, उनको या पता आपने नहीं पहले है से उत्तराखंड में अपना क्या एक क्या mindset करा हुआ है। नहीं, मुझे आप बताइए मेरी कि बात को पूरा एक सुनिए पहले। विपक्ष, क्या बात सुने भाई साहब, नहीं, पूछ रहा हूं, क्या बता रहे हो? क्या ऊपर से आप मेरे पर सवाल उठाओगे? क्या बात, क्या बात समझूं मैं आपका? आप मुझे बस बताओ, एक विपक्ष होने के नाते क्या जिम्मेदारी है? ये सवाल था मेरा। आप जो है फला ढिकान ट्रम्प सब करने लगे, क्या जिम्मेदारी? बढ़ रहा है ना, केसेस बढ़ रहा है ना। आप सही तरीके से चीजों को रखिए ना। कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो राहुल गांधी मत कीजिए, अभी प्रियंका गांधी मत कीजिए, मोदी और योगी और धामी मत कीजिए। मुझे जानना है कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है, बोलिए। सरकार के पास आप लोग गए, सीएम धामी के पास गए कि कोरोना बढ़ रहा है भाई साहब, ऐसे से कुछ कीजिए, गए अभी तक या नहीं गए? आप ये बताइए, ये भी विपक्ष का काम रह गया। आप कोरोना बढ़ रहा है और उसको जो है विपक्ष, सरकार में कौन बैठा हुआ है, सत्ता में कौन बैठा हुआ है, इनको करना चाहिए ना। ये अब सीधी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी कहेगी साहब बंद कर दो, तो कांग्रेस पार्टी की बात मानी जाती है क्या? सरकार में जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कोरोना बढ़ रहा है?
तो आप लोग कांग्रेस पे क्यों लगा रहे कहते हैं। हो मेरा कि सीधा सीधा विपक्ष कहने का का काम है मतलब प्रेशर कि बढ़ाना, अगर दबाव बढ़ाना। कोरोना चलिए मैं बढ़ आता रहा हूं है, सर, मैं आता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना बन चुका है। मेरा ये सवाल ये था, मैं तो ये जानना ही नहीं चाहता हूं, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि राहुल गांधी की रैली हो गई, पीएम मोदी की रैली हो गई, अब सीएम धामी लगातार जगह जगह पर रैलियां करते हुए दिख रहे थे, कांग्रेस की भी तमाम बड़े नेता रैलियां करते दिख रहे हैं। मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना जान रहा हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा अब कोरोना हो चुका है। तो कांग्रेस कहती है ना, या तमाम विपक्षी पार्टियां कहती है ना कि विपक्ष का काम है सरकार पर प्रेशर बढ़ाना, दबाव बढ़ाना। तो कहाँ हैं आप लोग? दबाव बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मुझे वो जानना था। रविंद्र आनंद जी के पास आते हैं। रविंद्र आनंद जी, केजरीवाल की रैली हुई, अरविंद केजरीवाल जी पॉजिटिव हो गए, उनके स्वास्थ्य की कामना हम लोग करते हैं, जल्दी वो ठीक हो जाएं। इसके बावजूद देखिए, इसके बावजूद कम से कम 10 दिन पहले की बात करें, किसकी रैली हुई नहीं हुई हटा दीजिए, इवन हम राहुल गांधी की बात करें, उनकी रैली को भी हटा दीजिए, अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कई रैलियां कर चुके हैं, उसको भी हटा दीजिए। आप लोग को तो सब कुछ पता था, दिल्ली में इतनी तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, लोग बीमार हो रहे हैं, इसके बावजूद इस तरह की रैलियां और जनसभाओं को कराने का क्या मतलब था? और यदि अभी इस वक्त उत्तराखंड के हालात को आप देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, चुनाव 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 या कोरोना कोरोना कोरोना, क्या पसंद पड़ेगा आपको? देखिए गौरी शंकर जी, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, तो हमने दिल्ली के अंदर बहुत सख्ती की हुई है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि यहाँ की जो सरकार है उसको हम कई बार कह चुके हैं कि कोरोना पर बड़े कदम उठाने की जरूरत है। और जिस प्रकार से इस समय पुष्कर धामी जी, देखिए उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कोई भी निर्णय लेने में बहुत उनको कदम स्किप करने पड़ रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है। अब क्या बताइए ना, क्या किया जाना चाहिए, सलाह दीजिए ताकि सरकार के पास जाए। अगर सरकार लचर है, सरकार नहीं सुन रही है, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कहेंगे? क्या एक व्यवस्था चाहते हैं वो? बिल्कुल, देखिए मैं इसमें आधिकारिक तौर से अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूँ कि एक तो सभी रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि अब दिन पर दिन कोरोना बड़ा हो रहा है, कोरोना बढ़ रहा है और केस बहुत डिवाइड कैलकुलेट हो रहे हैं बहुत जल्दी से। तो मेरा ये कहना है कि एक तो सभी प्रकार की रैलियों पर चाहे हम करें चाहे कोई करे प्रतिबंध लगे। साथ ही जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने पहले भी सख्ताई करी है और उसी प्रकार से सरकार को चाहिए कि निर्देश करे, और क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, कोई बहुत समस्या नहीं आनी चाहिए। गाइडलाइंस पहले से ही ओपन है कि जब केस इतने बढ़ेंगे तो इस प्रकार से एसओपी आएगी, जब और केस बढ़ेंगे तो ऐसे एसओपी आएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुष्कर धामी जी, क्योंकि हम पुष्कर धामी जी को बहुत समय कह रहे हैं कि पुष्कर धामी, हमने उनका नाम ही रखा है पुष्कर धामी, तो हम उन्हें कह रहे हैं कुछ करिए आप, और हम इसके लिए चिंतित है। जिस प्रकार के चलिए ठीक है, एक बात बताएं रविंद्र आनंद, इसके बाद मैं बात करूंगा गौड़ साहब से। एक बात बताएं, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अभी तक आप लोगों ने, अगर हम कल से ही बात करें तो कल से लेकर अभी तक, है ना, 24 घंटे के अंदर केसेस बढ़े हैं, कल से लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए क्या क्या एहतियात बरत रही है, जरा बताइए सर। देखिए, कोरोना को देखते हुए सबसे पहला एहतियात यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग थे उन सबको आइसोलेट कर दिया गया है और उन्हें निर्देश किया गया है कि वो किसी भी जनसभा, किसी भी कार्यालय और कहीं भी मार्केट वगैरह में नहीं जाए। वो 7 दिन तक चुनाव प्रचार आप लोगों का कैसा चल रहा है, ये बताइए रविंद्र आनंद जी, किस तरीके से कर रहे हैं चुनाव प्रचार? हमारा ठीक चल रहा है। कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, आज का समय सब डिजिटल है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग लग जाए, नहीं, डिजिटल के अलावा फिजिकल में क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, आपके कांग्रेस के और जो बाकी नेता हैं वो भी कुछ मीटिंग सीटिंग तमाम तरह की चीज़ें जो चुनाव के पहले होती है, सब चीज़ें चल रही हैं, वो सब बरकरार हैं? उस पर आप लोगों ने रोक लगाया या नहीं लगाया? देखिए, मैंने आपसे कहा है जितने लोग उस रैली में गए थे सबने अपने आप को नहीं, रैली वाली तो बात ही नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे रविंद्र आनंद जी आप? मैं दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ, और धैर्य रखिए, मैं दे रहा हूँ।
साथ ही हमने ये कहा है कि जो भी क्योंकि कल से मौसम भी बिगड़ा हुआ है उत्तराखंड का और आगे भी 3-4 दिन तक मौसम खराब रहने की उम्मीद है, तो ऐसे में सभी प्रकार के कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। सभी प्रकार की रैलियां भी स्थगित कर दी गई हैं। मतलब आप लोग अपने लेवल से इसको किए हो, यही कह रहे हो ना रविंद्र आनंद जी? अपने लेवल से आम आदमी पार्टी ने सभी रैलियां जनसभाएं स्थगित की हैं और बाकायदा भी डिजिटली आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? चलिए ठीक है। गौर साहब एक बात बताएं, गौर साहब आपके नेता अभी फील्ड में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं? चुनाव प्रचार करने का क्या तरीका है कांग्रेस पार्टी का इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए? सही बोलिएगा सर, देखिए हम लोग सब पता रहता है। अब हमारे यहाँ तो क्योंकि उसमें चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। हाँ। और पहला उनका जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इस चीज पे है कि टिकट उनका फाइनल हो, और उसके बाद बाकी अपनी तैयारियां चल रही हैं लोगों की, अपने स्तर चल रही है। लेकिन पार्टी की स्तर से एक रैली राहुल जी की हुई थी देहरादून में, उसके अलावा अभी कोई इस तरह के चुनावी कार्यक्रम या कुछ इस तरह नहीं हुए हैं। हर लोग अपने अपने संपर्क कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, कुछ बने हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं। और कुछ कार्यक्रम चले भी हैं, जैसे तब तक ओमिक्रॉन नहीं था, जो हमारे यहाँ बूथ लेवल के कार्यक्रम हुए, तब तक ये इस तरह का ये वायरस का इतना बड़ा प्रकोप नहीं था। ये पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि संख्या बढ़ गई है। मेरी बात इसलिए तो कह रहे हैं संख्या बढ़ी है, हर लोगों के लिए चिंता की बात है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। चुनाव है और चुनाव के वक्त जनसभाएं ना हो, रैलियां ना हो, है ना, ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी पार्टी के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे कर रहे हो फिर आप लोग, और क्या क्या कर रहे हो गौड़ साहब? आप देख लीजिए, जो दावेदार हैं टिकट की दौड़ में हैं, वो अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। अभी तो उनको यही नहीं पता कि हमारा टिकट होता नहीं होता, किसका होता है, तो अपने स्तर से वो छोटे स्तर से काम कर रहे हैं। चलिए, ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जानकर बहुत अच्छा लगा, चाहे रविंद्र आनंद जी की तरफ से जो कहा गया या दिनेश गौड़ की तरफ से कि रैलियां जनसभाएं सब बड़े बड़े जो हैं सबको रद्द कर दिया गया, हम लोग नहीं कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पर या कह सकते हैं डिजिटल लेवल पर हम लोग चुनाव प्रचार को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बीजेपी से जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ी है। सुनीता जी एक बात बताएं, कोरोना बढ़ रहा है, उत्तराखंड में चुनाव है, बहुत बड़ा सेटबैक है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे पार्टी छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा सेटबैक है कि अब चुनाव प्रचार करें तो कैसे करें। तमाम तरह की चुनौतियां सामने आ चुकी है। आप लोगों के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि आप लोग जाग ही नहीं रहे हो, न अस्पताल की व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ पहले से पता था, इसके बावजूद इस वक्त तैयारियां उस तरीके की नहीं दिख रही। लेकिन चुनाव प्रचार में आप कैसे जा रहे हैं? आप लोग बीजेपी उत्तराखंड में कैसे चुनाव प्रचार कर रही है, बाकी इंतजाम वगैरह पर भी ध्यान कैसे दे रही है, बताइए। जी गौरशंकर जी, देखिए हमारा भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो जो प्रस्तावित चुनावी रैलियां थी वो हुई, लेकिन अभी तो एक हफ्ते के अंदर जिस प्रकार से वायरस का भी एक गंभीर विषय दोबारा आ रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोग जो है अब आगे का जो हमारा प्लान है उसमें डोर टू डोर कैंपेन करने का है, और ऑफलाइन हम लोग थोड़ी संख्या में सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि कोई भी नहीं चाहते हैं कि ये जिस प्रकार से अभी ओमिक्रॉन की बात हो रही है या कोरोना वायरस दोबारा नहीं, बात नहीं हो रही है सुनीता जी, ये सब आ चुका है। और आपको पता है उत्तराखंड में क्या इस वक्त कोरोना के हालात हैं, जरा बताइए सुनीता जी। देखिए अभी जो नहीं, थोड़ा सा बताइए ना, उत्तराखंड में नहीं, सरकार में आप लोग हैं, सरकार की तैयारियों के बारे में थोड़ा बताइए, और उत्तराखंड में इस वक्त कोरोना के क्या हालात हैं जरा बताइए आप। सरकार, हाँ, देखिए राज्य सरकार भाई साहब पूरी तरीके से जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है उनके लिए सजग है, और हम प्रत्येक जगह पे हमने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का भी हम लोग आंकड़े यहाँ पे 3-4 अभी हमने सुने एक उत्तराखंड में जो है पिछले हफ्ते से जो है वो इजाद हुए हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी तरीके से संवेदनशील है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी हमारी टीम जो है वो सभी सर्विसेज को लेके बिल्कुल सजग है और जनता के बीच में है। जनता को लगातार हम लोग सामाजिक दूरी और जो हमारे मास्क का ये जो हमारी मानक है उनके लिए हम लगातार जो है जागरूक भी कर रहे हैं, और जनता जागरूक भी है। जनता ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो है भुगत चुकी है। रैलियों पर रोक लगेगी, जनसभाओं पर रोक लगेगी सुनीता जी? लेकिन जैसा भी चुनाव
चुनाव आयोग से आदेश आएगा, जो भी निर्देश रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव आयोग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग कोई सरकार नहीं होती है। हमें जिस प्रकार के निर्देश मिलेंगे निश्चित रूप से उसी दिशा में काम होगा और हम चलिए पूरी बिल्कुल, तरीके हम से उन लोग भी निर्देशों का उम्मीद कर पालन रहे हैं कि करेंगे। बहुत ही जल्द, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द, चूंकि चुनाव है, रैलियां, जनसभाएं पार्टियों के लिए बड़ा सेटबैक है देखा जाए तो, कि जनसभाएं नहीं होंगी, रैलियां नहीं होंगी, लोगों से मुलाकातें नहीं होंगी, तो कोरोना के वक्त में कैसे चुनाव कराया जाए। ये बहुत ही बड़ी उलझन है और इस उलझन को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन कोई संस्था है तो वह है चुनाव आयोग। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द वहाँ से कोई गाइडलाइंस तमाम पार्टियों के लिए आएंगे। चलिए, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।